100 करोड़ का बीमा घोटाला, लालच और क्रूरता इतनी कि लोगों की हत्या करने में भी कोई गुरेज नहीं ताकि इंश्योरेंस की रकम निकाली जा सके। 50 से ज्यादा गिरफ्तारी, 17 से ज्यादा एफआईआर्स, ईडी की एंट्री, 4 मर्डर्स के केस और लंबा नेटवर्क। मामले में मोड़ आता है जब पता चलता है कि नेटवर्क में आशा वर्कर, प्रधान और ग्राम सचिव जैसे लोग भी शामिल हैं। किस तरह बीमा राशि हासिल करने के लिए सुपारी के पैसे देकर हत्या करवाई गई, पूरे तंत्र का पर्दा पुलिस ने कैसे उठाया। एक ऐसा स्कैम जिसमें कैंसर पीड़ित को निशाना बनाया गया, विकलांग व्यक्ति की हत्या कर दी गई, साथ ही अपनों को भी नहीं बख्शा। यूपी के एक जिले से कहानी की जड़ उगकर देश के अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाएं कैसे पहुंचती हैं, सारे सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार रूप से बताते हैं, क्योंकि जिस मॉडस ऑपरेंडी के साथ इंश्योरेंस मनी के लिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है वो हर बीमा धारक के लिए जानना जरूरी है। खबर है यूपी के जिले संभल की। संभल एक ऐसा नाम जो हाल ही में शाही मस्जिद के सर्वे, हिंसा और तनाव के लिए सुर्खियों में रहा। वहीं से अब 100 करोड़ रुपयों के इंश्योरेंस घोटाले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जिसमें मौत को गोरख धंधा बना लिया गया। शुरुआत होती है एक कैंसर पीड़ित के परिवार के साथ। नाम है दिनेश चंद्र शर्मा। दिनेश गरीब परिवेश से थे। कैंसर के इलाज ने बिलों की मोटी मोटी फाइलें इकट्ठी कर दी थी। दिनेश की पत्नी प्रियंका को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसी स्थिति को किस तरह संभाला जाए, क्योंकि दिनेश का इलाज 700 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर में हो रहा था। मदद के नाम पर कुछ जालसाज ऐसे में प्रियंका के पास पहुंचते हैं और उन्हें इंश्योरेंस लेने को कहते हैं। प्रियंका उनके झांसे में आ जाती हैं और बीमा करवा लेती हैं, मगर बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मुझे बैंक से चेक बुक मिली थी और एटीएम कार्ड मिला था और बैंक की पासबुक मिली थी। इन्होंने मेरे से तीनों ही ले लिए और इन्होंने क्या बोलते हैं चेक बुक में मेरे से साइन भी कराए थे। अच्छा, चेक बुक पे साइन करवा करके आपको दे दिया? जी। उसके बाद में इन्होंने मुझे आज तक ना ही पैसा दिया है। इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं दिया और 1,40,000 जो मुझसे ले लिए हैं उसमें से कोई पैसे नहीं दिया। एक चीज ये बताइए कि जब हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो जब भी पैसा जमा होता है, निकाला जाता है, तो उधर से मैसेज आता है ओटीपी। जब बैंक अकाउंट खुलता है तो ओटीपी आती है, तो आपके पास आपके नंबर पे ओटीपी नहीं आई कभी? जी, कोई ओटीपी नहीं आई। इन्होंने मेरा नंबर ही नहीं डलवाया था, उसमें कोई ओटीपी मेरे पास नहीं आई आज तक भी। यानी जाल का ऐसा तरीका कि पति के नाम पर इंश्योरेंस लेकर पत्नी का फोन नंबर भी नहीं डाला गया ताकि कहीं से भी घोटाले में कोई गड़बड़ की गुंजाइश न रह जाए। बीमार पति के इलाज में खर्च निकालने के नाम पर प्रियंका को ठग लिया गया। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और क्रिमिनल्स की मिली भगत से परिवार को यह धोखा दिया गया था। झूठा वादा यह था कि 5 लाख रुपए बीमार के इलाज और 20 लाख रुपए मौत के बाद मिलेंगे, लेकिन फिर दिनेश की मौत हो जाती है और धोखेबाज बीमा का सारा पैसा खुद डकार जाते हैं। यह घोटाला करने का क्रूर तरीका था, लेकिन इससे ज्यादा निर्दयता तब दिखी जब एक विकलांग का बीमा करवाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दरियाब। विकलांग दरियाब के नाम पर उसके साथी ने 51 लाख रुपए की 5 पॉलिसी ली। पॉलिसी के रजिस्टर होते ही उन्हीं लोगों ने मिलकर दरियाब की हत्या कर दी और उसे सड़क हादसा दिखा दिया गया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज करवाने वाले हरिओम ने ही अपने साथी विनोद के साथ मिलकर उस विकलांग व्यक्ति की हत्या कर दी थी और इसके बाद इंश्योरेंस का पैसा हड़प लिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथी को गाड़ी में बैठाया और बदायूं से संभल लेकर आए, उसे शराब पिलाई और नशे में उसे गाड़ी से नीचे धकेल दिया। फिर बाद में उसके सिर पर हथौड़े से वार किया गया और उसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव पर गाड़ी चढ़ा दी। शव पर हथौड़ा मारने के लिए प्रताप नाम के एक पेशेवर अपराधी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक फिर पॉलिसी एडवाइजर से लेकर बीमा क्लेम की जांच करने वालों की सबकी मिलीभगत से पैसा हड़प लिया जाता है और इसी तरह घोटाले के लिए किस तरह हत्या की जाती थी इसका भी पर्दाफाश हुआ है। हमारे साथी रवि सुमन ने जब पुलिस में एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 4 हत्याएं की जा चुकी हैं, जिसमें से एक 2022 में, एक 2023 में और 2 हत्याएं 2024 में की। यह हत्या किस तरह की जाती थी और कैसे संभल की सुनसान सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा था, स्पॉट से जानिए। मर चुके मरने वाले लोगों के इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के इस धंधे में हत्या भी हुई और हत्या की जगह बनी संभल की वो सड़कें जो सुनसान होती थी, जहां पर ना सीसीटीवी होता था और ना ही गवाही के लिए कोई इंसान
और ऐसी ही सड़कों पर टारगेट किए गए शख्स को लाया जाता, पहले उसे नशे में धुत किया जाता और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर सिर पर वार और फिर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक्सीडेंट का रूप दिया जाता और एक्सीडेंट का रूप देने के बाद एफआईआर दर्ज होती। पुलिस अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत के केस में फाइनल रिपोर्ट लगा देती और यहीं से फिर शुरू होता था हत्या के बाद उस हत्या की हुई कमाई से इंश्योरेंस की रकम को हड़पने का पूरा कारोबार। ये पूरा नेटवर्क इसी तरह लोगों को अपना निशाना बनाते रहता, मगर फिर एक केस पर पुलिस बारीकी से जांच करती है और पहले मामले के साथ ही संभल पुलिस को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली केस नहीं है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं और ये नेटवर्क छोटा नहीं है, बल्कि एक पूरे तंत्र के साथ ये करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। इंश्योरेंस फ्रॉड की यह कहानी संभल के रजपुरा केसी थाने से शुरू हुई, जहां पर पहली एफआईआर 13/25 पुलिस ने दर्ज करवाई और इसी एफआईआर के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ओमकारेश्वर मिश्रा और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी ओमकारेश्वर मिश्रा के मोबाइल से पुलिस को 1.5 लाख से अधिक फोटो और 30,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स मिले थे और जहां से इस पूरे जालसाजी के सिरे की पुलिस ने तहकीकात शुरू की। अब तक वीडियो में हमें समझ आया कि इस घोटाले के दो अहम तरीके थे। पहला तरीका गंभीर बीमारी वाले गरीबों का इंश्योरेंस कराना, परिवार को फायदा बताकर फर्जी खाता खुलवाना और गरीब की मौत होते ही बीमा का पैसा खुद हड़प लेना। दूसरा तरीका जो और भी खतरनाक है, करीबी का बीमा करा के उसकी हत्या को सामान्य मौत या फिर सड़क हादसा दिखा देना और मिलीभगत से बीमा की पूरी रकम हड़प लेना। यह घोटाला महज संभल या यूपी तक सीमित नहीं रहा। सामान्य रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ एक संदिग्ध वाहन लगा, उसमें कैश, डेबिट कार्ड और कई राज्यों के पासबुक मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी ओमकारेश्वर मिश्रा का यह नेटवर्क गुजरात से असम तक फैला है। कोइंसिडेंस ही था कि हम लोगों को वो मिले, संदिग्ध वाहन लगा, उसकी चेकिंग की तो उनके पास से हमें 11.5 लाख कैश और काफी सारे डेबिट कार्ड मिले थे। उसी में जब हम लोग डिग करते चले गए, जांच करते चले गए, तो पूरी ये कहानी निकल के आई कि इन लोगों का जो गिरोह है, मतलब ओमकारेश्वर मिश्रा करण, इसके फोन में जब हम लोगों ने विक्टिम्स की प्रोफाइल्स देखी तो इनके विक्टिम्स जो हैं गुजरात से लेके असम तक के थे। मतलब जिन केसेस के ऊपर वो काम कर रहा था, जो जहां जहां पे वो इन्वेस्टिगेट करता था, ओमकारेश्वर मिश्रा अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताता था और 2 इंश्योरेंस कंपनीज की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन वो कराते हैं अर्ली क्लेम्स के केसेस में। तो ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज, इन दोनों का वो इन्वेस्टिगेटर था और जो केस की डिटेल्स थी उसके विक्टिम्स इतने सारे राज्यों में फैले हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर ने जिन लोगों को बताया था उसी के आधार पे जब हम लोग दबिश वगैरह दे रहे थे, हम लोगों ने डेट्स करी, तो हम लोगों ने काफी सारा डॉक्यूमेंट भी सीज किया था। तो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल में भी हम लोगों को एक जगह के यहाँ से 250 के ऊपर पासबुक्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह सब मिले थे। वो पासबुक्स भी जो है गुजराती बैंक, गुजरात के लोगों के पासबुक्स हमें यहाँ के लोगों के पास से मिले, असम के, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तभी पूरा समझ में आया कि ये इन्हीं लोगों की भाषा में इन लोगों ने कहा कि मैम क्योंकि हम मराठी में बात नहीं कर पाएंगे और कन्नड़ में बात नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम साउथ में नहीं जा रहे हैं, पर ये जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ के, उन सभी में इनका गैंग फैला हुआ है। हाँ, तो ये मतलब गुजरात से लेके असम तक सभी राज्यों में करते हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को आप अगर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश को इंक्लूड करते हुए सारे राज्य इनके नॉर्थ में आएंगे। वहां तक इनका जमावड़ा है। मतलब इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को पता है कि ये फ्रॉड किस तरीके से कारित करना है। तो ये लोग सब आपस में बहुत ही वेल कनेक्टेड है। ये लोग करीबन 11 वर्षों से काम कर रहे थे और हजारों की संख्या में इनके आप उन्हें विक्टिम्स कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये गरीब, असहाय लोग, अशिक्षित लोगों को माध्यम बनाते हुए बहुत ही लार्ज स्केल फ्रॉड जो है वो बीमा कंपनियों के साथ ये लोग कर रहे थे। इसमें 12 राज्यों तक नेटवर्क फैले रहने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस घोटाले में 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जब ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब ये नई अपडेट आई है।
3 ने कोर्ट में सरेंडर किया है और 17 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि नेटवर्क की पूरी तस्वीर क्या है। इस घोटाले में पकड़े गए 55 लोगों और कोर्ट में सरेंडर करने वालों के आपसी संबंध और रोल क्या क्या थे। क्या पुलिस ने इनकी भूमिका, नेटवर्क में उनकी पोजीशन और एक दूसरे से कनेक्शन की कोई मैपिंग या डिटेल्ड एनालिसिस किया है? इनके जवाब बताए हमें संभल के एसपी के बिश्नोई ने। इसमें कई कंपनीज के इंश्योरेंस करवाने के लिए उनके द्वारा आगे बताए गए जो भी एजेंट्स हैं या फिर कंपनीज है जिनका काम वेरिफिकेशन करना होता है, उसमें ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, उसके सीईओ को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें शुरुआती दौर में ही पुलिस को कई बैंक्स के सीज भी मिली थी जो विभिन्न प्रदेशों की थी। उसमें भी कई बैंक कर्मी भी संलिप्त थे। उन बैंक कर्मियों को भी गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गांव के प्रधान या ग्राम सचिव या गांव में बीमार व्यक्ति की सूचना देने वाली आशा, इस तरीके के कई लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। इसमें विभिन्न परतें हैं वो पुलिस के सामने अभी तक उजागर हुई है। तो इंडियन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जिसका काम है कि वो रेड फ्लैग करे इस तरीके की जितनी भी इंश्योरेंस करवाता है, लेकिन आई जो इंडियन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इनके द्वारा अब रेड फ्लैग नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इतनी सारी इंश्योरेंस फर्जी पॉलिसीज हैं इन लोगों के द्वारा बनाई गई। पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरे नेटवर्क में आशा वर्कर, प्रधान, ग्राम सचिव, बीमा कंपनियों के इन्वेस्टिगेटर और बैंक कर्मचारी तक शामिल थे। यानी पॉलिसी एडवाइजर से लेकर बीमा क्लेम की जांच करने वाले तक इस पूरे जाल में एक्टिव रोल निभाते थे। इसी के साथ आते हैं कुछ और सवाल। इनमें मिलीभगत के जो उदाहरण सामने आए हैं उनमें सबसे कॉमन पैटर्न या तरीका क्या सामने आया? क्या पुलिस को ऐसे पैटर्न मिले हैं जिनसे भविष्य में इस तरह के घोटालों को जल्दी पकड़ा जा सके? इस पर भी जानकारी दी संभल एसपी के बिश्नोई ने। इंश्योरेंस माफिया के रैकेट को बस्ट करने में संभल पुलिस को एक बड़ी सफलता अभी तक हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने 55 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कई करोड़ रुपए के इस मामले में पुलिस ने सर्वप्रथम एक स्कॉर्पियो से चांस रिकवरी के दौरान 12 लाख रुपए रिकवर किए थे। उससे गहनता से पूछताछ करने पे पता चला कि वो लोग टर्मिनली इल इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके इंश्योरेंस करवाते थे और उसके बाद में उनके मरने के बाद में वो राशि हड़पते थे। उसके बाद में पुलिस को नेक्स्ट स्टेप में उन लोगों के बारे में जानकारी मिली जो लोग मर चुके थे, उन लोगों के भी बीमे ये लोग करवाते थे। और तीसरे स्टेज में पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन पे जानकारी मिली कि ये लोग बीमा करवाने के बाद में करोड़ों की राशि हड़पने के लिए लोगों का मर्डर भी कर लेते थे। इस तरीके के तीनों पैटर्न्स के लोग हैं, पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने गहनता से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन दौरान इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। यह राशि करीबन 100 करोड़ के आसपास की अभी तक प्रकाश में आई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ये अभी तक केसेस किस तरीके से डिटेक्ट क्यों नहीं हुए। एक व्यक्ति 7 से 8 इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेता है विभिन्न एजेंसीज के अंदर। पहले ही इसलिए क्योंकि जिन कंपनीज का काम वेरिफिकेशन का है, ग्राउंड वेरिफिकेशन करना है, वही संलिप्त थे। इस तरीके की कंपनी ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी, उसके सीईओ को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जिस व्यक्ति का काम ही वेरिफिकेशन करना है वही कंपनी इसमें संलिप्त थी। लेकिन उसके अलावा भी इंडियन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका मुख्य कार्य है एक व्यक्ति अगर मल्टीपल इंश्योरेंस करवाता है तो उसको रेड फ्लैग करना है, लेकिन उनके द्वारा भी इस तरीके के विभिन्न इंश्योरेंस करवाने वाले एक ही व्यक्ति के कभी रेड फ्लैग नहीं किया गया। उसका मुख्य कारण डेटा सिंक नहीं होना हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो समय रहते अगर इनको फ्लैग करता है तो इस तरीके की घटनाओं को प्रिवेंट करने में सहयोग मिल सकता है। संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस पूरे इल्लीगल नेटवर्क की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक को आना पड़ रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क बीमा कंपनी से लेकर ग्राम पंचायत और बैंक के कर्मचारियों तक फैला है, जहां गरीबों के हक का पैसा या तो मारा जा रहा है या फिर गरीबों को ही मार दिया जा रहा है। अभी भी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आने वाले दिनों में इस गहरे और फैले हुए नेटवर्क की और भी परतें खुलने की संभावना है। इस पर जो भी अपडेट्स आती हैं उन पर हमारी नजर बनी रहेगी और खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस रिपोर्ट को आपके लिए हमारे साथी संतोष कुमार शर्मा लाए थे। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।